Hello, Bacho. Let's see this question. The question says figure shows a vertical force, capital F, that is applied tangentially to the uniform cylinder of weight W. The coefficient of static friction between the cylinder and all surfaces is 0.5. Find in terms of W the maximum force that can be applied without causing the cylinder to rotate. तो हमारे पास एक सिलेंडर गिवन है एंड उसको ये जो दो दीवारें हैं, ठीक है, ये सरफेस है, उस पर रखा गया है। देन क्या करते हैं कि उसके ऊपर टेंजेंशियली एफ फोर्स अप्लाई करते हैं। तो हमें बताना है कि ये जो फोर्स की वैल्यू है वो हम कितनी रख सकते हैं, मैक्सिमम कितने अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि ये जो सिलेंडर है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट ना करे, ऐसे घूमे नहीं। तो हम जो ये एफ है वो कितना अप्लाई कर सकते हैं, वो हमारा टास्क है, फाइंड करना है। ठीक है, एंड हमें गिवन है ये जो दोनों सरफेस है उनके एंड ये सिलेंडर के बीच का कोफिशिएंट, ठीक है, रजिस्टिव कोफिशिएंट या फिर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है 0.5। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो हम की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा लीनियर एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्योंकि देखो ये जो सॉलिड सिलेंडर है वो रोटेट भी नहीं कर रहा है एंड ऊपर की ओर भी नहीं जा रहा है, यानी कि कोई भी उसकी ट्रांसलेशन मोशन भी नहीं हो रही है। हमें सिर्फ फोर्स की वैल्यू ही चाहिए एफ, कि हमें मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं इस सिलेंडर पर जिससे कि सिलेंडर यहाँ का यहाँ पर ही रहे, ऊपर ना जाए। हमें क्रिटिकल वैल्यू ऑफ फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम के लिए लीनियर एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम को यूज कर सकते हैं। अब लीनियर इक्विलिब्रियम क्या क्या मतलब हुआ कि जो भी फोर्स लग रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पर उसका सम जीरो होना चाहिए, तो वही हमारा लीनियर इक्विलिब्रियम हो गया फोर्स का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर लीनियर इक्विलिब्रियम summation of all external force is equal to 0 and for rotational equilibrium torque is equal to 0 होगा। तो for rotational equilibrium summation of all torque is equal to 0। तो हम यहाँ पर जो भी फोर्स लग रहे हैं उसको डिफाइन करते हैं। तो ये जो नीचे वाली सरफेस है उसके द्वारा ऊपर की ओर लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स N1 एंड ये जो सिलेंडर है उसी वजह से नीचे सरफेस पर लग रहा होगा वेट W। ये जो साइड वाली वॉल है उसकी वजह से इस साइड में नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा N2 सपोज करते हैं। ठीक है, मैं नॉर्मल फोर्स को ब्लू पेन से इंडिकेट करता हूँ, तो इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा N2। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। तो ये देखो ये जो फोर्स है ये पूरे का पूरा सिलेंडर को इस डायरेक्शन में घुमाना चाहता है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स बनेगा कॉन्टेक्ट पॉइंट पर, वो इस डायरेक्शन में आएगा एफ आर, क्योंकि वो रोटेशनल मोशन का ऑपोज करेगा। सेम ये जो साइड वाली दीवार है उसका कॉन्टेक्ट पॉइंट लेट्स सपोज ये वाला था, तो उस पर कौन सी डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो ऊपर की डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट था कॉन्टेक्ट पॉइंट वो नीचे की ओर जाना चाहेगा, मूव करना चाहेगा ड्यू टू दिस आउट एक्सटर्नल फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, उसका ऑपोज करेगा। कौन सी डायरेक्शन में? उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी ऊपर वाली डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी इसको मैं लिख देता हूँ फ्रिक्शन फोर्स 1 एंड इसको मैं बोल देता हूँ फ्रिक्शन फोर्स 2। तो हमारे सभी फोर्स की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, लीनियर इक्विलिब्रियम को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो देखो फोर्स जो ऊपर लग रहे हैं वो कौन से है, तो ऊपर वाले फोर्स को हम पॉजिटिव लगे, तो ऊपर वाला एक एफ फोर्स है। और कौन से फोर्स है, और एक है N1 फोर्स है जो कि ऊपर लग रहा है, एंड F2 फोर्स है वो ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो F2 प्लस N1 यहाँ पर आएगा F2 प्लस N1 एंड नीचे की ओर कौन से फोर्स लग रहे हैं, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है वेट, और एक भी नहीं लग रहा, तो यहाँ पर आएगा W इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास एक इक्वेशन बन गया F2 प्लस N1 इज इक्वल टू W। इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन।
अब हम क्या यूज करने वाले हैं, अब हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम को यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये कौन सा के लिए था, फॉर लीनियर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम देखते हैं, टॉर्क नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अबाउट सेंटर पॉइंट ओ नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए ना। तो ये सेंटर पॉइंट ओ है, क्योंकि उसके अबाउट एक भी तरह का रोटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये वाले लाइन देखो, सिलेंडर टू रोटेट, ये विदाउट काउजिंग द सिलेंडर टू रोटेट। तो इसका मतलब ये होगा कि ओके अबाउट एक भी तरह का रोटेशन नहीं होना चाहिए। तो ओके अबाउट जो टॉर्क लग रहा है वो क्या है, तो पहला तो एक एफ वाला फोर्स है, ठीक है। तो एफ टाइम्स आर होगा, वो क्या करेगा, इस सिलेंडर को इस डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा। एंड ये जो N2 है, N1 है, वो तो एक्सिस पर ही लग रहा है, जो जो सिलेंडर की एक्सिस है उस पर ही लग रहा है। तो उसकी वजह से कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, ठीक है। N1 और N2 की वजह से टॉर्क जीरो होगा, क्यों, क्योंकि वो रोटेशनल एक्सिस के अबाउट ही है। एंड F1 एंड F2, तो F1 एंड F2 टेंजेंशियल फोर्स लग रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए टॉर्क हमें कुछ मिलेगा। तो जो F1 एंड F2 है, वो पूरे के पूरे सिलेंडर को इस डायरेक्शन में घुमाना चाहते हैं, ये दोनों फोर्स F1 एंड F2। तो इन दोनों की वजह से टॉर्क बैलेंस हो सकता है, ठीक है। तो क्या हमें आंसर मिलेगा टॉर्क बैलेंस में, तो यहाँ पर लेट सपोज जो F1 है, ठीक है, क्लॉकवाइज है, उसको हम प्लस मानेंगे, यानी कि ये जो R टाइम्स F मिलेगा टॉर्क, उसको प्लस मानेंगे। तो बाकी के जो F1 एंड F2 मिलेगा, उसकी वजह से टॉर्क मिलेगा, उसको माइनस मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर F1 माइनस आर टाइम्स F2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो आर आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मिलेगा F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो यहाँ से हमें सेकंड इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ से देखो लीनियर इक्विलिब्रियम में हमने सिर्फ एक्स कंपोनेंट लिया था, अब हम वाई कंपोनेंट भी ले गए यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4x, सॉरी 4, ये वाला था वो वाई डायरेक्शन में था, अब हम एक्स डायरेक्शन में भी ले गए, और वाई डायरेक्शन यहाँ पर लिख देता हूँ 4x डायरेक्शन। क्या होगा एक्स डायरेक्शन में, लीनियर फोर्स को बैलेंस करोगे तो एक्स डायरेक्शन में एक तो लग रहा है कौन सा वाला फोर्स, F1 फोर्स, और दूसरा है N2 फोर्स, तो एक दूसरे को बैलेंस आउट करने चाहिए। तो यहाँ पर होगा F1 इज इक्वल टू, F1 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, F1 इज इक्वल टू N2, ठीक है। तो ये हमारे पास तीसरा इक्वेशन आ गया। अब हमें पता है, वी नो दैट अगर हमें F की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम F, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी होनी चाहिए, उसके म्यूएस टाइम एन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है ना किसी भी फ्रिक्शनल फोर्स की, तो एफ मैक्सिमम होना चाहिए इस केस में, तभी तो ये सब कुछ बैलेंस होगा। तो जहां पर भी एफ की वैल्यू हो वहां पर हमें इक्वल साइन लगनी चाहिए, ठीक है। ये ऐसी इनइक्वालिटी यहाँ पर नहीं चलेगी। तो यहाँ पर आएगा एफ मैक्स की वैल्यू आएगी म्यूएस टाइम एन, राइट। तो पहले इक्वेशन को एज इट इज रखते हैं। अब थर्ड इक्वेशन में देखो N2 इज इक्वल टू क्या है, F1 है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, N2 इज इक्वल F1, F1, F1 को कैसे लिख सकते हैं, म्यू, ठीक है। यहाँ पर आएगा म्यू टाइम्स N1। तो N2 और N1 के बीच का रिलेशन मिल गया, N2 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स N1, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर म्यू एस भी लिख सकता था, तो दोनों सेम ही है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ म्यू एस इज इक्वल टू म्यू, ताकि हमें एस बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। एंड वो दोनों सरफेस के लिए सेम है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये वाली सरफेस एंड नीचे वाली सरफेस दोनों के लिए सेम है। तो इसकी वजह से मैंने कॉमन बना दिया म्यू को, ठीक है। तो मैं म्यू लिखूंगा सबके जब भी हमें रिक्वायरमेंट पड़े। तो ये हमारा पहले इक्वेशन बन गया। अब इसकी वैल्यू है वो मैं इक्वेशन टू में पुट करूंगा। हमारा इक्वेशन टू कैसे बनेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम टू, हमारे पास क्या था, एफ इज इक्वल टू F1 प्लस F2, यानी कि
एफ इज इक्वल टू F1, F1 कैसे लिखा जाता है, म्यू टाइम्स एफ N1 प्लस ये कैसे लिखा जाएगा, म्यू टाइम्स N2, यानी कि म्यू टाइम्स N1 प्लस N2। बट हमें पता है, यहां से देखो, इसको यहां पर पुट कर दो, तो म्यू टाइम्स N1 प्लस म्यू टाइम्स N1, क्योंकि म्यू टू की जगह पर क्या लिख सकते हो, म्यू टाइम्स N1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें से N1 को कॉमन बना लेंगे, तो F इज इक्वल टू क्या मिलेगा, म्यू इंटू 1 प्लस म्यू टाइम्स N1। तो N1 की वैल्यू क्या मिल गई हमें, N1 इज इक्वल टू F अपॉन म्यू इंटू म्यू प्लस 1। ठीक है, इसको मैं फोर्थ इक्वेशन बोल देता हूँ। अब जो फोर्थ इक्वेशन है उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, पुट फोर्थ इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था F प्लस F2 प्लस N1 इज इक्वल टू W, F प्लस F2 प्लस N1 इज इक्वल टू W। ठीक है, यही है। ओके, F2 N1 इज इक्वल टू W। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ए F की वैल्यू एज इट इज रखनी है, F2 क्या लिख सकते हैं, म्यू टाइम्स N2। ठीक है, प्लस N1 इज इक्वल टू W। अब हमें फोर्थ इक्वेशन में से क्या मिला, N1 की वैल्यू मिल गई, तो N1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो F प्लस म्यू टाइम्स N2। N2 की जगह पर क्या हम लिख सकते हैं, N2 की जगह पर हम लिख सकते हैं ये वाला, देखो क्योंकि N2 को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा ना किसी भी तरह से, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर दो N2 का। N2 की जगह पर लिख सकते हैं म्यू टाइम्स N1। ठीक है, म्यू टाइम्स N1 पुट कर दो यहाँ पर, तो ये हमारा बन जाएगा म्यू स्क्वायर टाइम्स N1, एंड यहाँ पर N1 एज इट इज इक्वल टू W। अब F प्लस यहाँ से क्या होगा, 1 प्लस म्यू स्क्वायर को कॉमन बना दो, यहाँ पर बचेगा N1, तो N1 की जगह पर अब इक्वेशन 4 में से वैल्यू पुट कर दो, F डिवाइडेड बाय म्यू इंटू म्यू प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू W बन गया, तो ये हमारा आंसर बन गया। अब इसमें आप म्यू की वैल्यू पुट कर दो, तो म्यू इज इक्वल टू 0.5 है, तो F टाइम्स क्या मिलेगा, सॉरी प्लस मिलेगा ना। ठीक है, प्लस मिलेगा, इसमें से कॉमन बना लो F को, ए वाली इक्वेशन है, इसमें से F को कॉमन बना लो, यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 प्लस मिलेगा, 1 प्लस 1 प्लस म्यू स्क्वायर, यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू इंटू म्यू प्लस 1, म्यू इंटू म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू W। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर आएगा 1 प्लस का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 0.25। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर होगा 1.5 टाइम्स 0.5, तो होगा वो होगा 0.75 इज इक्वल टू W। अब इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करो, तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ऊपर आएगा 0.75 प्लस 1.25, यानी कि 2 मिलेगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 0.75 इज इक्वल टू W। तो हमें चाहिए F की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ W, तो ये आपको सिंप्लीफाई करके आंसर क्या मिलेगा, 3/8। ठीक है, 3/8 into W। So the final answer of the question is that the maximum value of the force, यहाँ पर क्या मैं लिख देता हूँ, maximum value of the force is equal to 3/8 times W। I hope you understood it well. Best of luck.